एक और इंटरेस्टिंग सी बात मैं आपको बताना चाहता हूं। सपोज करो मेरे पास ये एक क्यूबॉइड शेप का ब्लॉक है और इसकी फिनिशिंग जो है हर साइड से बिल्कुल सेम है, दैट इज इंपॉर्टेंट। हर साइड से वो इक्वली रफ या इक्वली स्मूथ है, राइट। अब एक बार आपने क्या किया कि उसको इस तरह से एक सरफेस पे रख दिया और एक बार आपने इसको इस तरह से वर्टिकली रख दिया। दोनों केस में ऑब्जेक्ट जो है वो आगे तरफ कुछ वेलोसिटी v से जा रहा है, तो दोनों केस में पीछे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। तो हमें बताना है कि किस केस में काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो ज्यादा लग रहा है, इस केस में या इस केस में, सोचें। और ताकि आपको अच्छे से समझ में आए उसके लिए जो सरफेसेस कांटेक्ट में है उनको रफ दिखाते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में भी आ रहा है कि फ्रिक्शन लगेगा, रीजन क्या है। तो आप मुझे बताएं कि किस केस में फ्रिक्शन ज्यादा लग रहा है। आप सोच रहे होंगे स्टूडेंट शायद, और आपने कुछ दिमाग में माइंड ही मेकअप कर लिया होगा कि हाँ ऐसा आपको लग रहा है। अब मैं आपको बताता हूं। तो पहले तो इसको मैथमेटिकली देखते हैं। दोनों ही केस में जो फ्रिक्शन की वैल्यू है वो तो इस फॉर्मूले से आएगी, म्यू इंटू है। अब देखो म्यू किस केस में ज्यादा है, मैंने आपको बताया कि दोनों की फिनिशिंग सेम है, मतलब हर साइड पे ब्लॉक की जो फिनिशिंग है वो सेम है, रफनेस जो है वो सेम है। इसका मतलब दोनों ही केस में म्यू जो है हमारा वो तो सेम है, उसमें कोई अंतर नहीं है, ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा है। अच्छा, नॉर्मल रिएक्शन की बात करते हैं। नॉर्मल रिएक्शन किस केस में ज्यादा है देखते हैं। इसका एफबीडी नीचे mg, वही mg इस पे भी लग रहा है, दोनों के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा है, तो दिस नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg, दिस नॉर्मल रिएक्शन इज आल्सो mg। मतलब दोनों केस में नॉर्मल रिएक्शन भी सेम है, क्योंकि दोनों का मास तो सेम ही है ना, बस रखा उल्टी तरीके से है, मास तो सेम ही है। तो दोनों का नॉर्मल रिएक्शन भी सेम है स्टूडेंट्स। तो म्यू भी दोनों केस में सेम है, नॉर्मल रिएक्शन भी दोनों केस में सेम है। इसका मतलब है कि जो फ्रिक्शन है उसको भी तो सेम ही होना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स मैथमेटिकली ये आ रहा है कि दोनों केस में जो काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है वो सेम लग रहा है, और यही सही बात है स्टूडेंट्स। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू कि वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया। मतलब कुछ बच्चों को ये डाउट होता है कि यहां पर जो कॉन्टैक्ट सरफेस है, कॉन्टैक्ट एरिया है वो ज्यादा है, और यहां पे थोड़े ही में कॉन्टैक्ट एरिया है, तो क्योंकि यहां पे एरिया ज्यादा है कॉन्टैक्ट में तो फ्रिक्शन ज्यादा लगना चाहिए और यहां कम, ऐसा बच्चों को लगता है। लेकिन ऐसा है नहीं। फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू होती है वो इस बात पे डिपेंड नहीं करती है कि कॉन्टैक्ट एरिया ज्यादा है या कम, उससे इंडिपेंडेंट होती है, वो सिर्फ इन दोनों पे डिपेंड करती है। समझ में आ रही बात? तो आपको मैथमेटिकली समझ में तो आ गया होगा, लेकिन आपको फील नहीं आ रही होगी कि अच्छा कैसे इसमें कॉन्टैक्ट एरिया ज्यादा है तो फ्रिक्शन ज्यादा होना चाहिए, यू नो। तो देखो वो भी मैं आपको समझा देता हूं। देखो यहां पे क्या हो रहा है कि कम गड्ढे फंसे हुए, ठीक है, और यहां पे ज्यादा गड्ढे फंसे हुए हैं क्योंकि एरिया ज्यादा है, ये आपको समझ में आ रहा है। लेकिन देखो यहां पे गड्ढों के ऊपर ब्लॉक की हाइट काफी ज्यादा है, जिसके कारण प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ रहा है और गड्ढे काफी फंस गए हैं। समझ लो बात को? यहां पे ऊपर ब्लॉक की हाइट ज्यादा नहीं है तो प्रेशर कम है, गड्ढे उतने फंसे हुए नहीं है। तो हो क्या रहा है, यहां पे गड्ढे ज्यादा तो है लेकिन उतने फंसे हुए नहीं है, इंटरलॉकिंग कम है। यहां पे गड्ढे कम है लेकिन इंटरलॉकिंग ज्यादा है प्रेशर के कारण। तो इसलिए दोनों फैक्टर एक दूसरे को बैलेंस आउट कर रहे हैं। यहां गड्ढे ज्यादा जरूर है और यहां गड्ढे कम जरूर है, कम जरूर है लेकिन इंटरलॉकिंग तो ज्यादा है ना। तो इसलिए दोनों चीजें एक दूसरे को बैलेंस कर रही है, इसलिए अल्टीमेटली दोनों केस में फ्रिक्शन जो है वो सेम हो जाता है। अब एक बड़ा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में आपको फ्रिक्शन का बताना चाहता हूं। तो आपने देखा होगा कि इस तरह से लगेज को लोग ऐसे घींचते हुए ले जाते हैं, लेकिन इस तरीके से नहीं ले जाते, ऐसे भी तो ले जाया जा सकता है, राइट। तो यानी ये कोई गलत तरीका है और ये सही तरीका है। तो ये क्यों सही है, पहले तो मैं आपको दोनों के बीच में डिफरेंस बताऊं। देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो आदमी है इस तरह से फोर्स लगा रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि इसमें जो पर्सन है वो पुल कर रहा है, लगेज को पुल कर रहा है। इसमें जो पर्सन है वो लगेज को पुश कर रहा है। तो पुश इज रॉन्ग एंड पुल इज राइट, राइट इन दिस सिचुएशन। व्हाई? तो देखो मैं आपको बताता हूं। सपोज करो कि ये जो ब्लॉक है ये आपके लगेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दोनों केस में मैं एफबीडी बनाऊंगा और देखूंगा कि कैसे फोर्सेस लग रहे हैं। तो अगर इस लगेज पे हम एफबीडी बनाएं, इसका एफबीडी बनाएं, तो आप ऑब्वियसली समझ सकते हैं इस पे नीचे की तरफ mg फोर्स लगेगा, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा, राइट। हम इसको आगे की तरफ ले जा रहे हैं तो पीछे की तरफ काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, राइट। अच्छा, अब ये जो आदमी इधर की तरफ F फोर्स लगा रहा है स्टूडेंट्स, आप उसको कॉम्पोनेंट कर सकते हो। तो कॉम्पोनेंट तो करना आता ही है, तो एक कॉम्पोनेंट उसका ऐसा आ जाएगा F cos थीटा, और एक कॉम्पोनेंट इधर की तरफ आ जाएगा F sin थीटा, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अब इस केस का एफबीडी बनाते हैं। तो वंस अगेन इस पे नीचे की तरफ mg फोर्स तो लगेगा ही, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ही। इस केस में भी ये आगे जा रहा है तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स जो है वो पीछे की तरफ लगेगा। अच्छा, अब देखो आदमी जो है इस तरह से पुश कर रहा है, तो उसका जो फोर्स है उसका आप एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल कंपोनेंट कर सकते हो। तो यहां पे मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से बना देता हूं
और यहां पे वर्टिकल कंपोनेंट बना देता हूं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा f cos थीटा एंड दिस विल बी f sin थीटा। समझ में आई बात? तो ये तो हमने FBD बना लिया। अब आगे बात करते हैं। देखो इस केस में इस डायरेक्शन में तो कोई मोशन हो नहीं रहा है, तो इस डायरेक्शन की इक्वेशन हम लिख सकते हैं, आप ध्यान देना, n इक्वल्स टू mg माइनस f sin थीटा। सही ना? देखो n इक्वल्स टू mg माइनस f sin थीटा, ठीक है। इस केस में भी देखो क्या लिख सकते हैं, इस केस में देखो n ऊपर लग रहा है और ये दोनों ही नीचे लग रहे हैं, तो इस केस में ध्यान देंगे आप, n विल बी रिटन एज mg प्लस f sin थीटा। ध्यान देंगे यहां पे माइनस आया था, यहां प्लस आया, दोनों का FBD अलग है। अच्छा, अब हम इस डायरेक्शन पे फोकस करते हैं। तो इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन जो लग रहा है उसकी वैल्यू देखते हैं। सो दैट विल बी म्यू इनटू n, और वैसे यहां पर भी जो फ्रिक्शन लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, दैट विल बी म्यू इनटू n, ठीक है। अब देखो दोनों केस में जो ट्रॉली है वो तो सेम है, ऑब्जेक्ट सेम है, इसका मतलब म्यू जो है दैट विल बी सेम इन बोथ द केसेस, ठीक है। तो अब बात करते हैं नॉर्मल रिएक्शन की। अब देखो इस केस में जो नॉर्मल रिएक्शन है दैट इज mg प्लस दिस, नीचे प्लस है, और यहां पे जो नॉर्मल रिएक्शन है दैट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ दीज टू फोर्सेस। तो यहां पे जो नॉर्मल रिएक्शन है वो mg से कम है, और यहां पे जो नॉर्मल रिएक्शन है वो ज्यादा है mg से। तो अब ध्यान दो स्टूडेंट्स, क्योंकि यहां पे नॉर्मल रिएक्शन कम है तो इसका मतलब है कि फ्रिक्शन भी कम होगा। यहां पे नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा है तो फ्रिक्शन भी ज्यादा होगा। मतलब स्टूडेंट्स ये जो फ्रिक्शन है ये छोटा है, और ये जो फ्रिक्शन है इस केस में वो ज्यादा है। तो आपको समझ में आ रहा है? अगर आप इस तरह से पुश करते हो ट्रॉली को, लगेज को आगे ले जाने के लिए, तो फ्रिक्शन फोर्स यहां पे काफी ज्यादा लगता है जो हमारे कैलकुलेशन से आया। और इस केस में पुल जब कर रहे हो तो अब इसमें जो पीछे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो काफी कम लग रहा है, राइट स्टूडेंट्स। तो यहां पे फ्रिक्शन फोर्स कम लग रहा है ना, तो आप बहुत कम एफर्ट से इसको आगे ले जा सकते हो। तो ये इजी है, और यहां पे आपको थोड़ी डिफिकल्टी होगी। इसीलिए स्टूडेंट्स ये सही है, ये तरीका सही है, और ये तरीका सही नहीं है, और इस तरीके से आप लोगों को लगेज ले जाते हुए आगे नहीं देखते हो, ऐसा ही देखते हो। आई होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। तो देखो हम अपने डे टू डे लाइफ में फिजिक्स का कॉन्सेप्ट हमेशा यूज कर रहे होते हैं। आपने भी लगेज को इस तरह से मूव कराया होगा, ऐसे मूव नहीं कराया होगा, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि हम फिजिक्स का यूज कर रहे हैं। फिजिक्स इज सच ए ब्यूटीफुल सब्जेक्ट, इट सर्व्स यू विदाउट इवन यू नोइंग दैट इट इज सर्विंग यू। तो स्टूडेंट्स अगर ड्रोन स्टडी के ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें स्टूडेंट्स, अपने थॉट्स बताएं, हमारे साथ शेयर करें कि आप और क्या चाहते हैं। और इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट नीचे शेयर बटन पे क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर करें स्टूडेंट्स, ताकि वो भी इन वीडियोस का फायदा उठा सकें स्टूडेंट्स, राइट।